हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नियो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, अनुच्छेद 263। आर्टिकल जो 263 है, ठीक है, इसके तहत जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। आज का पहला प्रश्न है, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1861 में, दूसरा ऑप्शन है 1872 में, तीसरा ऑप्शन है 1882 में, चौथा ऑप्शन है 1881 में। तो याद रखिएगा, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना है ब्रिटिश संसद ने 1861 में किया था। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 153 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 158 में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 149 में, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 148 में। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये आर्टिकल 153 के तहत किया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य के उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए लिखेगा? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है संबंधित राज्य का राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है भारत का प्रधान न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन है संबंधित उच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। तो याद रखिएगा, किसी भी राज्य का अगर हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश है, ठीक है, वो अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र लिखेगा? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ऑप्शन पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के विषय में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो इसका निर्णय कौन करेगा? पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति जो है, अगर किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के विषय में कोई भी प्रश्न खड़ा हो जाता है, ठीक है, उपस्थित होता है, तो ऐसी स्थिति में जो निर्णय लिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर निर्णय लेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है। पहला ऑप्शन है राजस्व वितरण से, दूसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, तीसरा ऑप्शन है संसद की सदस्यता से, चौथा ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। तो जो सरकारिया आयोग है इसकी सिफारिश का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है, ठीक है। सरकारिया आयोग, याद रखिएगा, जो सरकारिया आयोग है इसका जो गठन है वो 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो 1971 में राजमन्नार जो समिति है ये किस राज्य के द्वारा गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, तमिलनाडु, ठीक है। राजमन्नार जो समिति है इसका गठन 1971 में किया गया था तमिलनाडु राज्य के द्वारा, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध पर आधारित था ये राजमन्नार समिति, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। पहला ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबंधित अधिकार, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक आपात स्थिति से संबंधित अधिकार, तीसरा ऑप्शन है अधिकार जिनका प्रयोग केंद्रीय सरकार और राज्यों दोनों द्वारा किया जाता है, चौथा ऑप्शन है अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जो विषय जिनको केंद्र सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची किसी में भी शामिल नहीं किया है, ठीक है, मतलब जो
विषय केंद्रीय सूची या राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं आता, उन सारे विषय अवशिष्ट अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। और जो अवशिष्ट अधिकार है इस पर, यानी कि जो अवशिष्ट विषय है उस पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार का होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। पहला ऑप्शन है संघ सूची में, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची में, तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची में, चौथा ऑप्शन है विशिष्ट सूची में यानी कि अवशिष्ट सूची में। ठीक है, ये अवशिष्ट होगा। तो जो आर्थिक नियोजन है ये किस सूची का विषय है? तो ये है समवर्ती सूची का विषय। यानी कि जो आर्थिक नियोजन है इससे संबंधित जो कानून है वो केंद्र सरकार भी बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। पहला ऑप्शन है सभी राज्यों की सहमति से, दूसरा ऑप्शन है बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, तीसरा ऑप्शन है संबंधित राज्यों की सहमति से, चौथा ऑप्शन है बिना किसी राज्य की सहमति से। तो याद रखिएगा, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि अगर भारत किसी भी देश के साथ करता है, कहने का मतलब है भारत किसी दूसरे के साथ किसी विषय पर कोई समझौता करता है या संधि करता है और उस संधि को लागू करने के लिए क्या जो भारत है उनको किसी भी राज्य की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो जो उर्दू को, ठीक है, प्रथम राजभाषा का दर्जा कौन सा राज्य ने दिया है? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो उर्दू भाषा है वो प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। पहला ऑप्शन है 1950 में के एम मुंशी की अध्यक्षता में, दूसरा ऑप्शन है 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, तीसरा ऑप्शन है 1960 में एमसी खालसा की अध्यक्षता में, चौथा ऑप्शन है 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 344 के तहत जो प्रथम राजकीय भाषा आयोग है उसका गठन 1955 में किया गया था। कब किया गया था? 1955 में, और बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 349 में, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 350 में, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 350 का क, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 351 में। तो याद रखिएगा, किसी भी प्रत्येक राज्य जो है शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 350 का क, अनुच्छेद 350 की क के तहत जो है प्रत्येक राज्य शिक्षा के जो प्राथमिक स्तर है उस पर मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, अनुच्छेद 350 का क। अगला प्रश्न है, 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। पहला ऑप्शन है संसद के एक अधिनियम के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, चौथा ऑप्शन है संविधान के एक प्रावधान द्वारा। तो याद रखिएगा, 1950 में जब भारत में योजना आयोग की स्थापना किया गया तो ये है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा जो है योजना आयोग की स्थापना किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला ऑप्शन है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, दूसरा ऑप्शन है इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तीसरा ऑप्शन है इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, चौथा ऑप्शन यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है।
तो जो क्या सही नहीं है नीति आयोग के विषय में, तो देखते हैं। पहला है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। बिल्कुल सही है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग इस स्थापना किया गया था नीति आयोग का। ठीक है, ये 1 जनवरी कब किया गया था नीति आयोग की स्थापना? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, क्योंकि जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया था। और इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये जो कथन है गलत है, और यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, गलत है। इसमें जो पदेन सदस्य कौन होता है? पदेन जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके पहला ऑप्शन है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन है परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो जो सभी विवाद है सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। ठीक है, संविधान की व्याख्या से संबंधित जो सभी विवाद है सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके और ये जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपके लिए आज का प्रश्न है, जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला ऑप्शन है PN भगवती, दूसरा ऑप्शन है M हिदायतुल्ला, तीसरा ऑप्शन है AM अहमदी, चौथा ऑप्शन है AS आनंद। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।